हेलो डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। मैंने विविध एक्सरसाइज आपको करने को दी है पहले चैप्टर की, उसको आप करें। मैंने सारे चैप्टर्स का भी लगभग 15 लेक्चर मैंने उसमें बना दिए हैं। उस पर वर्क करें, आप मेहनत करें, प्रयास करें। यदि स्कूल खुल जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसकी सॉर्ट आउट करा दी जाएगी। ठीक है, अभी हमने चैप्टर आपको करा दिया बेसिक से लेकर के पूरा फंडामेंटल। आज हम बात कर रहे हैं B1 लेक्चर की, चैप्टर नंबर 2 में संबंध एवं फलन। ये बेसिक है, बेसिक समझ लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 10 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो संबंध और फलन ऐसा चैप्टर लग रहा है जैसे दिख रहा है कि मैथमेटिक्स के अंदर संबंध अर्थात रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो आप यहां देख रहे होंगे हम बहुत तरीके से यदि देखें तो 10th क्लास में इस तरह के कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़े। यहाँ बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, 10th से बिल्कुल रिलेटेड कम होगा। 10th से रिलेटेड होने वाली चीज अगले चैप्टर में आएगी, तीसरे में ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें भी दशांश मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बढ़िया कर सकते हैं। पीछे जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें 15 लेक्चर बनाए हैं, छोटे छोटे बनाए, मैंने आपको बता दिया है। समुच्चय बहुत अच्छे तरह से पढ़ें, समुच्चय का बहुत यूज है। 12th क्लास में हर चैप्टर का यूज है, ये मान लें आप। बिना 11th के 12th संभव नहीं है, बड़े अच्छी तरह से संभव नहीं है, और बहुत अच्छी नॉलेज आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा उसकी मिसलेनियस करने का, है ना, समझाने का मैंने प्रयास किया था, सब कुछ बताया है, तो आप करें। ठीक है, हम बात करते हैं संबंध एवं फलन की। तो संबंध क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे संबंधों की चर्चा करते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो घर पे भी हम क्या करते हैं, घर पे भी हम बहुत सारे, हमारे चाचा हैं, हमारे मामा हैं, हमारी माता जी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे मौसा जी हैं, हमारे फूफा जी हैं, बहुत सारे संबंधों की चर्चा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में चर्चा ही करते रहते हैं, संबंध की ही चर्चा करते हैं। ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, ये मेरा दोस्त है, ये क्या है? संबंध, रिलेशन है। लेकिन हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स। तो आम भाषा में हम कहते हैं कि राम श्याम का भाई है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, श्री मेरा छात्र है। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर डिनोट किए हैं कि आपको समझाएं कि आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे रिलेशंस डेवलप होते हैं, बोलते हैं हम, या रोज अपनी भाषा में बताते हैं। लेकिन हम मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें, ठीक इसी प्रकार गणित में, ठीक इसी प्रकार गणित में इस संबंध शब्द का अर्थ है इसी प्रकार से लिया जाता है। जैसे ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। हमने लिखा है रेखा ए बी एक्स वाई पर लंब है। हमने लिखा समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। ए बी से छोटा है, बी ए से बड़ा है ना। हम कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। एक्स वाई के समांतर है ना, एक्स वाई पर लंब है। तो बहुत सारे रिलेशन, या हम ये कह रहे हैं कि एक्स जो है वो वाई का दुगना है, वाई जो है वो एक्स का 5 गुना है ना। एक्स में वाई जोड़ने पर इसका योग 5 आता है ना। ऐसे बहुत सारे संबंधों की चर्चा हम कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी हम जो रिलेशन देखते हैं, यहां पर किस तरह से व्यक्त किया जाता है, उस रिलेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस यहां पढ़ाया जा रहा है, और किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा आगे चल के, ये चैप्टर बहुत ही डेफिनेट बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमने आपको बताया जैसे ए बी का उपसमुच्चय है, रेखा ए बी एक्स वाई पर लंब है, समुच्चय ए तथा बी आदि संबंधों की चर्चा की जाती है। ठीक है, अर्थात इससे स्पष्ट है कि संबंध है क्या। संबंध दो व्यक्तियों, वस्तुओं, संख्याओं के बीच संगतता मतलब उसके बीच संगत जो संबंध है प्रदर्शित करके, जिनके घटक एक सुनिश्चित क्रम में होते हैं, एक सुनिश्चित क्रम में होते हैं या लिखे जाते हैं, इसी को हम क्रमित युग्म कहते हैं। मतलब कहने का क्रमित युग्म नहीं, संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध। अगला टॉपिक है अपना क्रमित युग्म। क्या है? क्रमित युग्म। आप देख रहे होंगे थ्योरी जो है ना, वो थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती, मुझे इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि आप इस पे नोट डाउन करेंगे, हम भेजेंगे नहीं, आप इसी से नोट डाउन करेंगे। आराम से कर लें, धीरे धीरे बुक भी रख लें एनसीईआरटी की सामने, और इसको जो मैं लिखता हूं बोर्ड पर वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते चले। ज्यादा से ज्यादा मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आपको उतारना कहीं और से ना पड़े। और मैं पीडीएफ भी इसीलिए नहीं भेजता हूं क्योंकि मैं लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ये एक शब्द है। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, युग्म करने का, क्रमित करने का। अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कई युग्म देखने को मिलते हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, जैसे हम स्कूल जाने को तैयार होते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने को तैयार होता है तो क्या करता है, टिफिन लगता है, बैग लगता है, ये होता है, सब कुछ होता है। तो एक बहुत खास बात हम आपको बता दें, जब वो शूज पहनता है, जूता, क्या पहनता है, जूता और मोजा, तो आपने देखा हो तो पहले कहीं जूता पहनता है, उसके बाद मोजा पहनता है। ये हकीकत है ना, लेकिन ये गलत है ना। इसको क्या कहेंगे, पागल, क्या कहेंगे, पागल। अरे यार जूते के ऊपर मोजा पहन के आ गया, तो दैट इज ये गलत संबंध है। तो गलत संबंध है तो इसको सही संबंध कैसे किया जाए, तो पहले क्या पहनते हैं, मोजा, और मोजे के बाद क्या पहनते हैं, जूता। तो मोजा और जूता, तो मोजा, मोजा के बाद क्या आता है, जूता। तो ये क्रम है, क्या है, क्रम। ऐसे ही हम टाई पहले लगा लेते हैं और शर्ट बाद में पहन लेते हैं, तो क्या कहेगा आदमी, पागल है ये, तो टाई कहां गई। तो टाई हम बाद में लगाते हैं, पहले हम शर्ट पहन लेते हैं, या फिर हम टाई लगाएंगे तो शर्ट के ऊपर लगाएंगे। कहने का मतलब कोई टाई पहले लगा ले, शर्ट बाद में पहने, जो भी है। लेकिन अब वो कहे कि हम सब टाई पहले लगाएंगे शर्ट, तो वो एक इशू वाली बात होगी कि वो हमसे आर्गुमेंट करे। लेकिन नहीं, पहले शर्ट पहनते हैं, कॉलर ऊपर करते हैं, फिर टाई लगाते हैं। तो कहने का मतलब शर्ट पहनेंगे उसके बाद टाई लगाएंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि हम अपने दैनिक जीवन में कई संबंध इस प्रकार के देखते हैं जिनमें क्रम का विशेष महत्व होता है। अगर हम जूता पहले पहन लें और मोजा बाद में पहन लें तो लोग कहेंगे देखो कैसा पागल आ गया, अच्छे आदमी को पागल बताने लगेगा, केवल किसकी वजह से, क्रम की वजह से। तो क्रम का महत्व हो, जहां पर क्रम का महत्व हो वहीं पे क्रमित युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। बहुत सारी, 2 के बाद 3 का ही पढ़ा आता है कि 3 का पहले पढ़ लेते हैं, 2 का बाद में पढ़ते हैं, बताओ 3 पहले आता है कि 5 पहले आता है, 3 पहले आता है कि 5 पहले आता है। तो 3 पहले लिखा जाएगा, 5 बाद में लिखा जाएगा। तो ये क्रम है। अगर 3 के बाद 4 आता है तो 4 ही लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्रमित युग्म का मतलब ही होता है जहां पर क्रम का विशेष महत्व होता है, उसी को क्रमित युग्म कहते हैं। तो हमने यहां लिखा है मोजा और जूता, तो ये क्रम है। क्या है, क्रम। निश्चित तौर पर जब क्रम है तो अर्थात इस युग्म को ही क्रमित युग्म कहा जाता है, और सामान्यतया समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। आपने देखा हो जब मैंने रोस्टर रूप लिखा तो हमने मान चलो यहां पर मैथ्स लिख दिया, सपोज दैट मैथ्स लिख दिया, तो मैथ्स में हमने ए पहले लिख दिया, एम बाद में, टी एच और एस लिख दिया, या हमने टी पहले लिख दिया, एम बाद में लिख दिया, एस यहां लिख दिया, एच और ए लिख दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने समुच्चय में ये बात आपको रोस्टर रूप में लिखते समय कहीं नहीं कही है कि इसमें क्रम का भी महत्व है। तो यहां पर क्रम का महत्व नहीं होता है। अवयवों को किसी भी नंबर पर, किसी भी स्थान पर लिखा जा सकता है, लेकिन अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो पीछे वाले चैप्टर से कनेक्ट किया कि नहीं किया, तो इसलिए हमने आपको पहले समुच्चय पढ़ाया। तो यहां पर देखो समुच्चय शब्द का प्रयोग हुआ, बहुत सारी चीजों में समुच्चय, क्रमित युग्म, ये देखो समुच्चय आ रहा है, समुच्चय आ रहा है, यहां देखिए, है ना। तो समुच्चय का महत्व है यहां पर, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैथ्स में हमने क्या किया है, कहीं भी लिख दिया गया तो अक्षर में क्रम का महत्व तो नहीं था। तो यहां क्रम का भी जब महत्व होता है तो हमने यही लिखा है, अर्थात इस युग्म को ही क्रमित युग्म कहा जाता है। सामान्यतः समुच्चय में क्रम का महत्व नहीं होता है, रोस्टर रूप में क्रम का महत्व नहीं है। परंतु यदि किसी समुच्चय में क्रम का महत्व भी है, क्रम का भी महत्व है, एक ही बात है, क्रम का भी महत्व है, ये लाइन ये पकड़ के चलो, क्रम का भी महत्व है। तो ऐसे समुच्चय को हमने अंडरलाइन किया है रेड पेन से, ऐसे समुच्चय को क्रमित समुच्चय क्या कहते हैं, क्रमित समुच्चय, ऑर्डर्ड सेट कहते हैं, ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। अर्थात मोजा और मोजा के बाद जूता, 3 के बाद 5, अर्थात क्रमित समुच्चय कहते हैं, है ना। तो आप समझ गए, ऐसे सामान्यतः समुच्चय में कोई क्रम का महत्व नहीं होता है, लेकिन यदि किसी समुच्चय में क्रम का भी महत्व हो, विशेष महत्व हो, तो हम कहेंगे कि वो क्रमित युग्म कहलाता है। ऐसे समुच्चय को क्रमित समुच्चय कहते हैं, क्रमित समुच्चय कहते हैं। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो आगे आपको पढ़ाएंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो क्रमित समुच्चय कहते हैं बच्चों। इसमें कुछ पॉइंट से मैंने वो भी लिखे हुए हैं, इंगित किए हुए हैं। तो यदि क्रमित समुच्चय में, अब बात आ रही है क्रमित समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 हो, यदि
क्रमित समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो? 2। यहां अंडरलाइन कर देते हैं, ये देखिए 2 हो तो ऐसे समुच्चय को क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अर्थात क्रमित समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो? 2। यदि 2 हो तो उसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्रमित युग्म दोनों अवयव, क्रमित युग्म के दोनों अवयव, क्रमित युग्म के दोनों अवयव समान अथवा, हाँ ये भी आप खास बात समझ लें, ये जरूरी नहीं है कि क्रमित युग्म, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना बेटा, तो ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 8 8 भी हो सकता है। तो वो कह रहा है क्रमित युग्म के दोनों अवयव समान अथवा अलग अलग हो सकते हैं, समान अथवा अलग अलग हो सकते हैं। इस बात को भी गौर करेंगे इस चीज में। नेक्स्ट है क्रमित युग्म ए कॉमा बी में। अब जैसे 2 अवयव लिखे हुए हैं इसमें, ए और बी, ए और बी, तो ए को क्या कहेंगे और बी को क्या कहेंगे? ए को प्रथम घटक कहते हैं, क्रमित युग्म का प्रथम घटक कहते हैं, प्रथम अवयव कहते हैं, और बी को द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक कहेंगे। अवयव कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात ए क्रमित युग्म ए कॉमा बी में ए प्रथम अवयव है और बी द्वितीय अवयव है। ठीक है, सबकी समझ में आ गया यहां तक। अब हमने नोट लिखा है इस पे कुछ पॉइंट और लिखे। 2 क्रमित युग्म, 2 क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो, प्रथम घटक समान हो, उनके संगत प्रथम घटक समान हो तथा संगत द्वितीय घटक भी समान हो। अर्थात मैं आपको यहां समझा देता हूं, जैसे मान लो हमने 2 क्रमित युग्म लिए, ए कॉमा बी बराबर पी कॉमा क्यू, तो ये इसके संगत हो जाएगा और ये इसके, अर्थात ए बराबर पी और बी बराबर क्यू। उदाहरण चाहें तो आप ये यहां पर नोट कर सकते हैं, ये वाला एग्जांपल्स नोट कर लेना। ए कॉमा बी बराबर पी कॉमा क्यू, अर्थात ए बराबर पी और बी बराबर क्यू। तो मैंने यही बोला, पहला प्रथम संगत घटक समान होगा और द्वितीय वाला द्वितीय के समान होगा, तो 2 क्रमित युग्म कैसे होंगे? समान। आप लिख लेना, ये उदाहरण यहां जगह कम थी, मैंने शायद नहीं लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये वाला ए कॉमा बी बराबर पी कॉमा क्यू, अर्थात ए बराबर पी और बी बराबर क्यू। लेकिन हमने लिखा यदि 2 क्रमित युग्म ए कॉमा बी तथा बी कॉमा ए है तो यह आवश्यक नहीं है कि वो समान हो जब तक कि कहा ना जाए। अर्थात समान नहीं है, ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि इनका क्रम चेंज हो गया है। वैसे हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं ए कॉमा बी को बी कॉमा ए लिख देंगे, लेकिन यहां क्रमित ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं लिखा जा सकता बच्चों, कदापि नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा आपने लिखा तो आपका सवाल पहले ही गलत मान लिया जाएगा। तो आप विशेष बात इस चीज की ध्यान रखेंगे कि हम ऐसा नहीं लिख सकते। अर्थात 2 क्रमित युग्म जब समान होंगे तो उनके प्रथम और द्वितीय घटक अलग अलग समान कर दिए जाएंगे, बराबर कर दिए जाएंगे। और यदि ए कॉमा बी बराबर नहीं है बी कॉमा ए के, तो ए को बी के बराबर नहीं लिखा जा सकता और बी को ए के बराबर नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक की थ्योरी अभी आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा, है ना। अगला टॉपिक है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। 2 अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन। ध्यान से सुनना, ए 2 अरिक्त समुच्चयों, अरिक्त का मतलब जो रिक्त ना हो, 2 अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्मों, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें प्रथम अवयव समुच्चय ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से लिया जाए। अर्थात ए कार्तीय गुणन बी बराबर ए कॉमा बी सच दैट, या स्लैश लगा सकते हो, ए बिलोंग्स टू ई, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। ये लिखने का तरीका है। 2 अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें प्रथम अवयव समुच्चय ए से लिया जाए और द्वितीय अवयव समुच्चय बी से लिया जाए। अर्थात इसका हमने उदाहरण लिया है, ध्यान से देखें। ये हमारा P कॉमा Q है, सपोज ये P कॉमा Q है, ठीक है, और ये 1 कॉमा 2 है, ठीक है। तो P
Q और यहां पे ले लो 1 और 2, तो P का 1 से, P का 2 से, P का Q से और किसका। तो इस तरीके से जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लेते हैं, तो यहां से जब हम क्रमित योग बनाएंगे तो P1 और P2, मतलब P1 P2 दोनों से रिलेटेड हो गया, युग्म बनाएगा, और Q1 और Q2 क्या हो गए, ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही यहां देखो हम चित्र बना देते हैं 1 2 3, ये हो गया, और इधर हो गया A और B। तो 1 का A से, 1 का B से, 2 का A से, 2B, 3A 3B, तो इस तरीके से चलेगा 1A 1B 2A 2B, कॉमा लगाते जाए समय, और 3A और 3B, ये आपका क्या हो गया, कार्तीय गुणन। इसे हम कहते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, प्रत्येक अवयव मतलब समुच्चय A, समुच्चय जिसमें प्रथम अवयव समुच्चय A से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव समुच्चय B से लिया जाएगा। तो प्रथम अवयव हो गया ये, तो P1 P2 Q1 Q2, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये युग्म बनाएगा। अगर कोई युग्म डबल आता है तो वो एक बार ही आएगा। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान से सुन लें, ये रोस्टर रूप का ही नियम है, जो रोस्टर रूप के नियम है वो कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद की बात अगर हम करें तो यहां पर नोट नंबर 1 हमने लिखा है, यदि समुच्चय, ध्यान से सुनना, कार्तीय गुणन की, कार्तीय गुणन समझ में आ गया सबके, कहीं कोई दिक्कत, कार्तीय गुणन में कुछ नहीं भैया, फिर से समझ लें, P Q A में आ गया, B में 1 और 2 आ गया, तो P का 1 से, P का 2 से, Q का 1 से, Q का 2 से, ऐसे ही A बराबर 1 2 3 आ गया, तो 1 का A से, 1 का B से, 2 का A से, 2 का B से, 3 का A से, 3 का B से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यदि समुच्चय A तथा B में से एक समुच्चय या दोनों समुच्चय, अब समुच्चय A और समुच्चय B की बात करें तो ये तो अरिक्त थे, मैंने बोला यदि समुच्चय एक समुच्चय या दोनों समुच्चय रिक्त हैं तो उनका कार्तीय गुणन भी रिक्त फाई होता है या आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यदि समुच्चय A तथा B में से समुच्चय A एक खाली है या दोनों ही खाली हैं तो उनका कार्तीय गुणन भी सदैव कैसा आएगा, रिक्त समुच्चय ही आएगा। नंबर 2, यदि समुच्चय A तथा B में से कोई एक या दोनों समुच्चय कैसे हैं, अपरिमित हैं। कैसे हैं, अपरिमित। अपरिमित का मतलब जिसमें संख्या चलती जा रही, अनंत तक जा रही, अपरिमित हो तो उनका कार्तीय गुणन भी अपरिमित ही होगा। कैसा होगा, अपरिमित। हम रोक कैसे पाएंगे, चलता ही रहेगा। तीसरा पॉइंट है, यदि समुच्चय A में m अवयव तथा समुच्चय B में स्मॉल n अवयव हो तो उनका कार्तीय गुणन A कार्तीय गुणन B में mn अवयव होंगे। यदि वो कह रहा है समुच्चय A में m अवयव हैं और समुच्चय B में n अवयव हैं तो उनका कार्तीय गुणन A कार्तीय गुणन B में mn अवयव होंगे। अर्थात समुच्चय A में सपोज दैट 3 अवयव है और समुच्चय B में कितने अवयव हैं, 2। नंबर ऑफ A यहां देख लेते हैं, नंबर ऑफ A कितने हो गए, 3, नंबर ऑफ B कितने हो गए, 2, तो A कार्तीय गुणन B, नंबर ऑफ A कार्तीय गुणन B कितने होंगे, 3 दूना 6, अर्थात m गुणा m 6 अवयव होंगे, बिल्कुल होंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके कार्तीय गुणन में 6 अवयव होंगे। कार्तीय गुणन A कार्तीय गुणन B, ये कार्तीय गुणन पढ़ते हैं, A गुणा B को कार्तीय गुणन पढ़ते हैं। A क्रॉस B भी पढ़ सकते हैं, ये देखिए हमने लिखा है, A प्रोडक्ट B भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, A क्रॉस B भी पढ़ सकते हैं और A प्रोडक्ट B भी पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों, यहां पर इस तरीके से हम आपको थोड़ा सा बता पाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैं करा देता हूं कुछ, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। देखिए, व्याख्यात्मक उदाहरण, ठीक है, तो व्याख्यात्मक उदाहरण, उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि x + 1 y - 2 ऐसा कुछ कह रहा है बराबर 3,1 तो x y के मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि
दिया है कि क्रमित युग्म कैसे हैं, समान है। कैसे हैं, तब संगत घटकों की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहां से देखेंगे x+1 और y-2 इज इक्व टू 3,1। तो x+1 बराबर 3 क्योंकि संगत है, तो x बराबर 3 - 1, तो x बराबर कितना आ गया 2, और y-2 बराबर 1, तो y बराबर 1 + 2, तो y बराबर कितना आ गया 3। यही आपके आंसर। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 क्या कह रहा बच्चों, यदि P बराबर A B C, देखना ध्यान से, और Q बराबर स्मॉल r, तो P कार्तीय गुणन Q तथा Q कार्तीय गुणन P ज्ञात कीजिए एवं ये भी बताना क्या ये समान है। तो देख लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे। तो P कार्तीय गुणन Q पहले निकालते, P कार्तीय गुणन Q। तो P कार्तीय गुणन Q क्या आएगा, AR BR और CR, AR BR CR, ठीक है। और Q कार्तीय गुणन P, तो ध्यान से देखें, Q कार्तीय तो RA RB और RC। तो हम दर्शा सकते हैं, क्या दर्शा सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि AR बराबर नहीं है RA के, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो रहा है, बात एक ही हो गई। AR जो है अर्थात P कार्तीय गुणन Q बराबर नहीं है Q कार्तीय गुणन P के। क्यों, ये वाला अवयव इसके समान नहीं हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समान नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में तो बेटा बड़ा सवाल है, ठीक है। इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, 5वां और 6ठा। 5वां और 6ठा क्या कह रहा है, ये चौथा बाद में कराएंगे, तीसरा सॉरी, ये वाला देख लेते हैं। यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, कार्तीय गुणन R गुणा R, तो R गुणा R में A, B सच दैट वही AB बिलोंग्स टू R हो जाएगा। और R गुणा R में ABC तंत्र, निर्देशी तंत्र के अंतर्गत ABC हो जाएंगे, और ABC बिलोंग्स टू R त्रिविम निर्देशी तंत्र में स्थित किसी बिंदु को दर्शाता है। और 6वें सवाल की बात और कर लेते हैं। यदि A कार्तीय गुणन B बराबर दिया गया PQPR MQMR, तो निश्चित बात है A कार्तीय गुणन A और B को ज्ञात कीजिए। तो A के प्रथम घटक ले लो, प्रथम घटक क्या है P और M, तो प्रथम घटक क्या हो गए PM, है ना। और B में क्या हो जाएंगे, द्वितीय घटक ले लो Q और R। तो इस तरीके से आपका एक एग्जाम्पल्स और बचा हुआ है, वो हम बाद में करा देंगे, ठीक है, अगली एक्सरसाइज के साथ करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज आप यहां तक जो हमने बेसिक बताया है और कार्तीय गुणन सिखाया है और संगत क्रमित युग्म सिखाया है, इनको आप रिवीजन करेंगे। नया चैप्टर है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।